अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। रेड लाइंस इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है चाइना और एक छोटा सा देश है यूरोपियन यूनियन का लिथुएनिया, दोनों के बीच में झगड़ा कितना बढ़ गया है, यूरोपियन यूनियन को कैसे बीच बचाव करना पड़ रहा है। शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये आपका आज का क्विज़ है। आधा पौना घंटा जो भी आप आर्टिकल पे स्पेंड करेंगे रीडिंग में, उसके बाद इस क्विज़ को करना है आपको अटैम्प्ट। पहले भी कर सकते हो। सब जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखने वाले हो इस क्विज़ पे अप्लाई होंगे। ग्रामर के, वोकैब के, स्ट्रक्चर्स के, एवरीथिंग विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस क्विज़। सेशन के लास्ट में इसका मैं आपको देता हूँ सोल्यूशन। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए कुछ नया सीखते हैं। रेड लाइंस। देखिए, रेड लाइन को हिंदी में बोलते हैं सीमा रेखा। अ लिमिट दैट शुड नॉट बी क्रॉस्ड। ऐसी एक रेखा जिसको आपको क्रॉस कभी नहीं करना है। तो कह रहा है रेड लाइंस, कहीं पे सीमा रेखा क्रॉस हो चुकी है या सीमा रेखा खींची जा चुकी है। और बात कर रहा है ऑन चाइना लिथुएनिया टेंशंस। चाइना और इस लिथुएनिया नाम के इस कंट्री के बीच के टेंशंस को लेकर के, इनके बीच के तनाव को लेकर के। अब देखो, पूरी कहानी है वो पता लगेगी हमें इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है चाइनाज रिस्पॉन्स टू लिथुएनिया इज टू इंश्योर अदर कंट्रीज डू नॉट टेक द सेम रूट। कह रहा है चाइना का जो रिस्पॉन्स है लिथुएनिया के सामने, चाइना ने जैसे भी लिथुएनिया को ट्रीट किया है, जो भी रिस्पॉन्स दे रहा है, कह रहा है वो क्यों है, वो है इस इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए। क्या चीज़ को भाई? कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं लिथुएनिया के सिवा, वो ऐसा सेम रूट नहीं पकड़ती हैं, इसी रास्ते पे लिथुएनिया के पीछे नहीं चलती। तो लिथुएनिया ने कुछ गलत काम किया है चाइना के साथ, चाइना को लगता है ऐसा, तो चाइना ने इसके साथ ऐसा सलूक कर रहा है चाइना कि एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि लिथुएनिया के रास्ते पे आप मत चलना, बहुत बुरा होगा अंजाम अगर चाइना से आप पंगा लेते हो। आया समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का, आपको मैं पूरी कहानी भी बताऊंगा। सब्जेक्ट देख लो, यहाँ पे रिस्पॉन्स है, वर्ब है यहाँ पे इज, सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में। पकड़ना पड़ेगा, रोज बोलता हूँ, जब तक नहीं पकड़ सकते सब्जेक्ट वर्ब को, सेंटेंस से अंडरस्टैंडिंग आपकी बिलोंग करती नहीं है। समझ रहे हो? तो ग्रीन में सब्जेक्ट, पिंक में वर्ब। अदर कंट्रीज का जो सब्जेक्ट है नंबर 2, उसकी वर्ब होगी डू नॉट टेक। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करेंगे इस आर्टिकल की। ये रूट नाम का वर्ड जानते हो ना आप? रूट का मतलब होता है रास्ता, है ना, किसी जगह का जाने का वे। अब इस आर्टिकल की मैं आपको सारी वोकैबुलरी दिखा देता हूँ एक साथ, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। साथ ही साथ अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है योर इंग्लिश ट्यूटर। ऐप पे मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। बैंकिंग का कॉम्बो अवेलेबल है 475 में। 1 साल की वैलिडिटी है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको करवाई जाती है। उसी तरीके से आपको मिलेगा बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं लिखना सिखाता हूँ। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, है ना, हर चीज़ इसमें कवर्ड है। इस कोर्स की कीमत है 850 रुपीज़ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो 525 रुपये में ये कोड आपको मिल जाता है। जरूर से कोर्स को लगा लिया करो, बेनिफिट ले लिया करो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। चलिए, ये अपनी वोकैब शीट है, सारे नए पुराने वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे, रोज़ अपडेट होती है। अब 2 चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना। पहली चीज़, सर मेरी वोकैब यहाँ से पूरी होगी या नहीं होगी? मतलब जो एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ एसएससी बैंक यूपीएससी का, क्या वोकैब यहाँ से इनफ है? सर मोर देन इनफ है, अगर इस शीट को आप अच्छे से कर लेते हो। अगर आप लेट भी आए हो ना चैनल पे, आपने पिछले सारे वर्ड्स मेरे साथ नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, अब आज से शुरू करो। पिछले वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं, जैसे जैसे रिपीट होंगे कोई पुराना वर्ड, कोई नया वर्ड, आपके लिए वो सारे वर्ड्स कवर होते जाएंगे। तो आज से ही आपको ये वोकैब वाला पोर्शन यहीं से कवर करना है, अच्छे से कर सकते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। दूसरी चीज़, सर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करें? आर्टिकल में अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, आप पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन खुद से नहीं आता, तो सबके साथ यही होता है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेसिक्स ग्रामर के पूरे कर लो अपने, एसएससी और बैंक वाले। कहाँ मिलेंगे? होम पेज पे जाओ, ये रखिए प्लेलिस्ट, ऊपर ही रखिए चैनल के, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चला लोगे, 50 वीडियोस पूरी कर लोगे तो हो जाएगा बेसिक्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। पूरा इंटरेस्टिंगली आपको लॉजिक से समझाया हुआ हर चीज़ को। तो यहाँ से करने हैं बेसिक्स पूरे, और फिर यहाँ से करनी है आपको वोकैबुलरी। आज के अपने वर्ड्स कौन कौन से हैं भाई? कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। पुराना वर्ड है लेवरेज, कॉन्क्रीट एक नया वर्ड है, सेलियंट काफ़ी पुराना वर्ड है, काफ़ी बार कर चुके हैं, स्टार्क भी कर चुके हैं। एश्यू एक नया वर्ड है, हेजेमनी ये भी बहुत पुराना वर्ड है, डिलेमा ये भी कई बार कर चुके हैं। सबको देखेंगे एक एक करके।
लेवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या एडवांटेज, किसी के ऊपर प्रभाव, है ना। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन लोग जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं, पैसा देते हैं पाने के लिए सियासी यानी कि पॉलिटिकल लेवरेज को, एडवांटेज को, इन्फ्लुएंस को। अथॉरिटी भी बोलते हैं लेवरेज को। आगे समझ में, लेवरेज ये पॉलिटिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है ना। सोशल लेवरेज मतलब सामाजिक रूप से आपका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो ये कहीं भी इस लेवरेज नाम के वर्ड को आप चिपका के फिट कर सकते हो। अगला वर्ड है हमारे पास कॉन्क्रीट। आपने हिंदी में सुना होगा कंक्रीट, कंक्रीट सुनते हो ना, चूना पत्थर कंक्रीट। कंक्रीट क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। वो कंक्रीट जो हम बोलते हैं ना, वो इंग्लिश के वर्ड कॉन्क्रीट से निकला है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है समथिंग दैट इज सॉलिड, दैट इज रियल एंड स्पेसिफिक। जैसे टू क्रैक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्टूडेंट्स नीड अ कॉन्क्रीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स को चाहिए होती है एक रियल, स्पेसिफिक या सॉलिड प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी। हवा में हाथ पांव मारोगे तो नहीं होगा, बहुत कम चांसेस हैं। स्ट्रैटेजी से अगर कर रहे हो तो बड़ा इजीली हो जाता है 1 से 2 सालों में। समझ गए, बढ़े आगे। अगला वर्ड है सेलिएंट। दिमाग में फिट करते हैं ना, कंक्रीट से कॉन्क्रीट, लेवर से लेवरेज, है ना। सेलिएंट का मतलब होता है नोटिसेबल एंड इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज़ रिमार्केबल। और ये एक्चुअल में सेलिएंट जो है ना वो किसी, चलो मैं आपको सेंटेंस से समझाता हूँ। द बुक प्रेजेंट सेलिएंट फैक्ट्स ऑफ द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। बुक प्रेजेंट करती है नोटिसेबल फैक्ट को इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल्स के। सेलिएंट हमेशा किसी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे दूध में जो सेलिएंट जो है कंपोनेंट वो होता है दूध की क्रीम, है ना। दूध में जो होता है फैट, ये हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जो सारे फैक्ट्स हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अलग करता है। समझ रहे हो, सेलिएंट फीचर किसी भी चीज़ के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, समझ रहे हो। तो किसी के अंदर से जब आप सेलिएंट पार्ट निकालते हो तो आप उसका सबसे इंपॉर्टेंट या नोटिसेबल पार्ट निकालते हो। ऐसे आप सेलिएंट नाम के वर्ड को ध्यान में रखें। एक वर्ड है हमारे पास स्टार्क। सेलिएंट का नाउन फॉर्म होता है सेलियंस, यानी कि इंपॉर्टेंस। ये तो होगी एडजेक्टिव फॉर्म, सेलियंस होगी नाउन फॉर्म। इसको आर्टिकल में आज आप देखोगे। एक और वर्ड है स्टार्क, प्लेन एंड ग्लूमी बोलते हैं इसको, जो बिल्कुल साफ हो और देखने में आपको उदासी भरा हो, है ना। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि होने ही वाली है लेकिन बहुत ही परेशान करेगी, आपको उदास करेगी, दुख देगी, स्टार्क से उसको आप जोड़ सकते हो। हिज एक्शंस वर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हिज वर्ड्स। उसके जो एक्शंस थे वो बिल्कुल प्लेन कॉन्ट्रास्ट में थे, बिल्कुल उल्टे थे उसके वर्ड्स के। तो स्टार्क भी थे, प्लेन भी थे, साफ साफ दिख रहे थे, कॉन्ट्रास्ट में है, और ग्लूमी भी थे। बड़े ही अनफॉर्चुनेट था कि उसका जो वर्ड्स है उसके एक्शन से कॉन्ट्रास्ट में था, है ना। अडर, ब्लीक, ग्रिम और डिस्पल चारों बोलते हैं स्टार्क को। चलिए एक और वर्ड है एश्यू। अजीब सा वर्ड है ना एश्यू। एश्यू का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ को अवॉइड करना। स्टीयर अवे फ्रॉम रहना, किसी चीज़ के पास ही ना भटकना। अ सिविलाइज सोसाइटी शुड एश्यू वायलेंस। एक सिविलाइज सोसाइटी को दूर रहना चाहिए वायलेंस से। एश्यू का मतलब ये भी होता है कि कोई काम जो आप करते थे ना उसको करना बंद कर दिया आपने। तो सोसाइटियाँ, समाज, इंसान हमेशा से ही वायलेंस के दम पे जीता आया है, लेकिन समझदार और सिविलाइज सोसाइटी जो है वायलेंस से स्टे अवे फ्रॉम करती हैं, उनको त्याग देती हैं। हिंदी बोलते हैं त्याग देना। इसको शन करना भी बोलते हैं एश्यू को, ये भी आज आप आर्टिकल में देखेंगे। एक लास्ट वर्ड है अपने पास हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब होता है लीडरशिप, कमांड, नेतागिरी, डोमिनेशन। एक अच्छा वर्ड है इसके लिए हेल्म। चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी इज एंटायरली बिल्ट ऑन द विजन ऑफ इस्टेब्लिशिंग ग्लोबल हेजेमनी। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से बिल्ड ऑन है, बनी हुई है इस विजन के साथ जो है बनाने की उनकी अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप को, ग्लोबल हेजेमनी को। आ गया समझ में। हेजेमनी से एक चीज़ याद रखना, अगर मैं एन के आगे वाई निकाल दूं तो ये बन जाता है हेजेमॉन। हेजेमॉन का मतलब होता है लीडर। आ गया समझ में। हेजेमॉन का मतलब होता है नेता, हेजेमनी का मतलब होता है नेतागिरी। दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एन और वाई, बिना वाई के आप इनमें फ़र्क करना सीखें। एक और वर्ड बचा हमारे पास डिलेमा। डिलेमा को हिंदी बोलते हैं धर्म संकट, अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। इसको प्रेडिकामेंट भी बोलते हैं, एडवांस वर्ड है। क्वांट्री भी बोलते हैं, एडवांस वर्ड है। हॉब्सन चॉइस नाम की इडियम से भी बताया जाता है धर्म संकट को, ये भी एडवांस वर्ड है। बाइंड नाम का इसका सिनोनिम आज आप आर्टिकल में देखेंगे, ये भी धर्म संकट को बताता है। एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक द नेशन वॉज इन अ डिलेमा ओवर द नेसेसिटी ऑफ लॉकडाउन्स। पैंडेमिक की दूसरी वेव के स्टार्ट में, शुरुआत में पूरा देश एक डिलेमा में था, एक धर्म संकट में था कि नेसेसिटी है या नहीं लॉकडाउन्स की। लगाएं ना लगाएं, लगेंगे तो लोग मरेंगे, नहीं लगेंगे तो लोग भूखे मरेंगे, है ना। तो इस तरह से धर्म संकट, क्वांडरी, डिलेमा, प्रेडिकामेंट या बाइंड में था। चलिए 5 और 6 वर्ड्स रिपीट हो चुके हैं, रोज़ रिपीट करोगे दिमाग में बैठ जाएंगे, ऐसे ही बैठते हैं। अब एक काम करते हैं, आर्टिकल की ले लेते हैं अपने समरी, किस बारे में लिखा हुआ अपने को पता लगे। देखो आपको पता है चाइना से कोई पंगा नहीं लेता आज की डेट में,
पंगा लेने का मतलब ये नहीं कि इसको जवाब नहीं देता, जवाब तो सब देते हैं, लेकिन चाइना को जा करके कोई छेड़ता नहीं है। देख लो आप, कोई दुनिया में आपको कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा कहीं किसी कंट्री ने जा करके चाइना को छेड़ा हो, है ना। चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, रशिया तो वैसे भी दोस्त है, लेकिन एक कंट्री है जिसने चाइना को छेड़ दिया जाके, कंट्री का नाम है लिथुआनिया। इन्होंने छेड़ा नहीं था, लेकिन इनसे एक गलती हो गई जो चाइना को पसंद नहीं आई, वो अपने आर्टिकल में भी देखेंगे। अब लिथुआनिया ने बोला देखो जी गलती हो गई है मालिक, हमने जानबूझ के आपसे नहीं छेड़ा, हमें आपसे पंगा लेना भी नहीं है। पर चाइना बोला नहीं, तुमने तो हमें छेड़ा है। तो चाइना ने इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, इससे ट्रेड रिलेशन कट कर दिए, इसके दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि लिथुआनिया से बात मत करो। अब लिथुआनिया क्या चिढ़ गया इस बात से, लिथुआनिया बोला हाँ हमने आपको छेड़ा है। आई बात समझ में। तो खींच करके लिथुआनिया और चाइना के बीच में एक विवाद शुरू हो गया है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब लिथुआनिया के पास पावर ये है कि एक नेटो का मेंबर है और यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो छोटा मोटा देश है वैसे तो, पर पार्ट है बड़े बड़े जो है मतलब ग्रुप्स का। तो अब यूरोपियन यूनियन को आखिरकार बीच में आना पड़ रहा है और लिथुआनिया और चाइना के झगड़े को सुलझाना पड़ रहा है। हमारा आर्टिकल इस पूरी चीज़ को एनालाइज कर रहा है, हुआ क्या था, क्यों हुआ था, यूरोपियन यूनियन क्या कर सकता है और इससे इंडिया को क्या सबक लेने चाहिए। अगर यूरोपियन यूनियन चाइना से पंगा नहीं ले रहा है तो क्या इंडिया को लेना चाहिए फ्यूचर में या नहीं लेना चाहिए, इंडिया अपने लेसन्स इससे ड्रॉ कर सकता है। समझ गए। अब पूरी इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को शुरू कर लेते हैं। आज की टोन है क्रिटिकल, एनालाइज कर रहा है पूरे मामले को एनालिटिकल टोन में। कह रहा है, अब वैसे ही पढ़ना है अपने को ना, वर्ड फॉर वर्ड। कह रहा है द यूरोपियन यूनियन या EU हैज़ फाउंड इटसेल्फ caught in a bind over the worsening tensions between Lithuania and China। कह रहे यूरोपियन यूनियन ने पाया है, द यूरोपियन यूनियन ने अपने आप को फाउंड किया है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसको, खुद को, अपने आप को। और क्या पाया इन्होंने, पकड़ा हुआ, कोट जकड़ा हुआ एक बाइंड में, एक धर्म संकट में, एक डिलेमा में, एक प्रेडिकामेंट में। और किसके ऊपर भाई ये हुआ है, वर्सन होते हुए, खराब होते हुए, डिटेरियोरेट होते हुए टेंशंस के ऊपर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, लिथुआनिया एंड चाइना। आया समझ में। यूरोपियन यूनियन अपने आप को धर्म संकट में पाती है चाइना और लिथुआनिया के झगड़े के बीच। चाइना इनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनते जा रहा है और लिथुआनिया इनके यूरोपियन का यूनियन का पार्ट है। तो EU की वर्ब होगी हैज़ फाउंड। व्हेन यू आर इन अ बाइंड, यू आर इन डिलेमा, यू आर इन प्रेडिकामेंट, यू आर इन क्वांट्री, आप एक बहुत ही मुश्किल धर्म संकट में है। बाइंड नाम का वर्ड आप ऑलरेडी यहाँ देख चुके हो ना, बाइंड। चलो, वर्सनिंग मतलब खराब होता हुआ, इसको डिटेरियोरेटिंग भी बोलते हैं, है ना। अब ध्यान देंगे एक छोटी सी चीज़ को, सर यूरोपियन यूनियन के आगे द क्यों लगा हुआ है। चलो हमें तो पता लग गया द लगाना है यहाँ पे, फिर चाइना के आगे नहीं लगाया, लिथुआनिया के आगे नहीं लगाया, तो ये भी कंट्रीज ग्रुप्स इसी तरीके से है ना। तो द किसके आगे लगाना है और किसके आगे नहीं लगाना। एक बार ठंडे दिमाग से अपने आप से पूछो कौन सी कंट्रीज, कौन सी जोग्राफिकल लोकेशंस अपने आगे द लेती हैं, फिर मैं आपको पूरा कहानी के साथ समझा देता हूँ। चलो वीडियो को पॉज करके पहले खुद के दिमाग पर जोर डालना, रूल तो आपके सामने लिखा हुआ है। देखो रूल ये कहता है किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन के आगे द ना लगाएं, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, शहर हो, गांव हो, देश हो, कॉन्टिनेंट हो, हमें द को यूज़ नहीं करना है। किससे पहले, किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन से पहले। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको हमें चेक कर लेना है। फर्स्ट एक्सेप्शन, अगर कोई जोग्राफिकल लोकेशन प्लूरैलिटी को दिखाती हो, जिसमें प्लूरैलिटी की फीलिंग आती हो, जिसके पीछे या तो एस लगाओ या उसमें कहीं स्टेट्स यूनाइटेड आ रहा हो, है ना, ऐसा कुछ देख करके लग रहा हो कि ये कई चीज़ों का पार्ट है, कई पार्ट्स का एक ग्रुप है, तब आप उसके आगे द को लगाएं। जैसे फिलीपींस, पीछे एस आ रहा है तो द फिलीपींस, हमेशा फिलीपींस अपने नाम के पहले द लेगा। आया समझ में। नेदरलैंड्स, इस कंट्री के नाम में ही ऐसा आता है तो इस कंट्री के आगे हमेशा द लगता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें यूनाइटेड आ गया मतलब मिला जुला है, यूनाइटेड लगा तो यहाँ पे भी द लगेगा। द USA, द UK यूनाइटेड किंगडम, द UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द बारबाडोस, पीछे ऐसा रहा है बारबाडोस के, बारबाडोस है, बहामास है ना। सिंपल सा रूल, जिसमें यूनाइटेड कहीं से आ रहा हो, मिला जुला फॉर्म लग रहा हो, पीछे ऐसा आ रहा हो, ऐसे सब के आगे द को लगाना है। एक्सेप्शन नंबर 1। एक्सेप्शन नंबर 2, सर जोग्राफिकल लोकेशंस के आगे हमेशा द लगेगा। जोग्राफिकल लोकेशंस ऐसी जो इमेजिनरी हैं, जो नक्शे पे हमने मान रखी हैं, वास्तव में नहीं है। जैसे नॉर्थ पोल, जैसे साउथ पोल, सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर, ग्रीनविच मेरिडियन, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी की सारी कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब हमने मान रखी हैं, कहीं है नहीं है ग्रीनविच रेखा। तो ऐसी रेखाओं, पोल, हेमिस्फीयर, इन सब के आगे आप द को लगाते हैं, जरूरी लगाना ही है। अब लास्ट एक्सेप्शन क्या है, कभी कभी आप देखोगे
किसी किसी कंट्री के नाम पे यूं ही आगे दो लगा रखा है, जैसे द किंगडम या रिपब्लिक ऑफ भूटान, जैसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनके आगे द लगा होगा, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, द किंगडम या द रिपब्लिक ऑफ भूटान। तो द क्यों लगाया? जिस कंट्री के नाम के बीच में ऑफ आ जाता है, जिस कंट्री के नाम के बीच में ऑफ आ जाता है, तो ऑफ से पहले और ऑफ के बाद में दोनों तरफ नाउन होने की वजह से पहले वाले नाउन के आगे द को हमें फिट करना पड़ता है। तो एक पुराना रूल है, यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। ऑफ से जब भी दो नाउन मिल जाएं और एक नाउन दूसरे नाउन का पोजीशन बनाए, तो पहले वाले नाउन के आगे एक आर्टिकल होना चाहिए। कोई आर्टिकल नहीं होता है तो हम द को लगा देते हैं। तो द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, द किंगडम ऑफ भूटान। मेरे ख्याल से अब दिमाग में बैठ गया होगा। तो यूरोपियन यूनियन एक यूनियन है, यूनियन तो वैसे भी अपने आगे द लेगी, तो द यूरोपियन यूनियन इस वजह से हमने लिखा है। लिथुआनिया चाइना के आगे हमने नहीं लगाया। आगे बढ़ेंगे, आज के क्विज में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, डिटेल में आपको करवा चुका हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, बाकी ग्रामर सीरीज कर रहे हो तो वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। कह रहा है लास्ट वीक टॉप EU डिप्लोमेट्स मेट टू फाइंड अ वे टू डी एस्केलेट टेंशंस बिफोर ए प्लान्ड EU चाइना समिट एक्सपेक्टेड इन द कमिंग वीक्स। कह रहा है पिछले ही हफ्ते। अच्छा सर क्या हुआ पिछले हफ्ते भाई? बड़े बड़े जो EU के डिप्लोमेट्स हैं, जो बड़े बड़े इनके डिप्लोमेसी करने वाले हैं, है ना, कूटनीतिज्ञ, कह रहा है ये मिले, मैट किए फाइंड करने के लिए एक रास्ते को, वे को, ताकि ये डी एस्केलेट कर पाएँ, नीचे ला पाएँ, इंटेंसिटी को कम कर पाएँ उन टेंशन तनाव की। और कब? ये जो होने वाली है प्लान्ड EU चाइना समिट के, यूरोपियन यूनियन और चाइना की एक टॉप कॉन्फ्रेंस के, उससे पहले ये सारी टेंशन्स कम हो, जो है एक्सपेक्टेड इन द कमिंग वीक्स, जिसका एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ही हफ्तों में वो होने वाली है। तो EU वालों ने ये सोचा कि भाई लिथुआनिया से झगड़ा चल रहा है चाइना का, अब हमारी समिट होने वाली है EU चाइना की, लिथुआनिया भी वहाँ बैठा होगा, तो उससे पहले क्यों ना कुछ झगड़े को सुलझा लिया जाए, कहीं समिट के अंदर तमाशा ना हो जाए, है ना। इस तरीके से डिप्लोमेट्स की वर्ब है मैट। डी एस्केलेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। एस्केलेट मतलब ऊपर ले जाना, डी एस्केलेट मतलब नीचे लाना। इसको एस्केलेटर से जोड़ लेना। आप अपने स्टेशन पे, बस स्टैंड पे देखते हो ना एस्केलेटर्स, स्वचालित सीढ़ियाँ, खड़े हो जाओ अपने आप ऊपर ले जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली, तो वो आपको ऊपर ही तो ले जाती हैं, एस्केलेट ही तो करती हैं एस्केलेटर, है ना। तो एस्केलेट को ऐसे कनेक्ट कर ले। एक्सपेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये सारी की सारी मीटिंग है समिट एक्सपेक्टेड इन द कमिंग वीक्स। कह रहा आफ्टर अ 2-day मीट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर इन फ्रांस, द EU's फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल said the grouping expressed solidarity with Lithuania, which is a member of the EU and NATO. कह रहा है 2 दिनों की मीट के बाद, आफ्टर 2-day मीट, और किसकी? फॉरेन मिनिस्टर्स की फ्रांस में। तो सारे EU के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले फ्रांस में 2 दिनों के लिए। कह रहा है इसके बिल्कुल बाद हुआ क्या? यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी का जो चीफ है, जिसका नाम है जोसेफ बोरेल, इन्होंने कहा, सेड किया, क्या कहा भाई? कह रहे जो ग्रुपिंग है ना, इसने एक्सप्रेस किया अपनी सॉलिडारिटी को, इस पूरे EU ने अपनी दिखाया है अपनी यूनिटी को। सॉलिडारिटी का मतलब होता है यूनिटी या एग्रीमेंट, सपोर्ट, और किसके साथ? लिथुआनिया के साथ, जो कि एक मेंबर है यूरोपियन यूनियन का भी और नेटो का भी। तो ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं अपने घर में, सारे के सारे लिथुआनिया के साथ मिले हुए हैं, मतलब लिथुआनिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अपने अंदर मीटिंग के बाद इन्होंने लिखा भी, बताया भी कि हम फुल सपोर्ट में लिथुआनिया के, है ना। चलो, पॉलिसी चीफ की वर्ब है सेड, ग्रुपिंग की वर्ब है एक्सप्रेस्ड, विच की वर्ब है इज, है ना। सॉलिडारिटी का मतलब होता है एग्रीमेंट, यूनिटी, सपोर्ट, किसी के लिए आपका हौसला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी मैंने पिछले ही वीक कॉमा पे एक वीडियो जो है पब्लिश की थी, कैसे पंक्चुएशन यूज़ करना है, कॉमा को कैसे लगाना है ना, डिटेल में। अगर आपने देखी है तो खुद से ही बताओ, सोचो पहले कि जोसेफ बोरेल के आगे यहाँ पे कॉमा और पहले कॉमा क्यों लगाया गया है। यहाँ पे कॉमा लगाने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना। अपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट याद करना और बताना आपको कितना याद है। जो सीखते हो उसको अप्लाई करना सीखा करो, जितना अप्लाई करोगे ना उतना आपके दिमाग में बैठेगा। कह रहा है ही हाउएवर स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ अनाउंसिंग एनी कॉन्क्रीट एक्शंस। कह रहा है हालांकि वो स्टॉप शॉर्ट ऑफ हो गया, ये बंदा जो है पीछे हट गया, ये जो EU है रह गया आगे जाने से, और किसके? अनाउंस करने के किसी भी कॉन्क्रीट एक्शंस को, किसी भी मजबूत, सॉलिड, रियल या मटेरियल एक्शंस को। तो इन्होंने चाइना की बुराई नहीं की, बस यूँ बोल दिया हम लिथुआनिया के साथ हैं। ऐसा नहीं बोला कि हम चाइना से ये करेंगे, चाइना को ऐसे समझाएंगे, सबक सिखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ही की वर्ब है स्टॉप। व्हेन यू स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग, आप किसी काम को करते करते रह जाते हो, बस किया ही नहीं आपने, तो ऐसे अनाउंसमेंट इनकी रह गई, बाकी सब इन्होंने कर दिया। कॉन्क्रीट आप देख चुके हो, मजबूत। आगे कर रहा है द EU हैज़ वॉच्ड नर्वसली एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स फेसेस द फुल वेट ऑफ कोवर्सिव चाइनीज डिप्लोमेसी।
इवन एज द ग्रुपिंग कीप्स वन आई ऑन इट्स सब्सटेंशियल 828 मिलियन बिलियन एनुअल ट्रेड विद बीजिंग। अब ये जो अजीब से काम जो ईयू कर रहा है ना, सपोर्ट है भी सपोर्ट नहीं भी, ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न बताएगा। कह रहा है ईयू देख चुका है, वॉच कर चुका है बड़े ही नर्वसनेस के साथ, नर्वसली, और क्या कि जैसे ही इसका एक मेंबर लिथुएनिया फेस करता है पूरे वजन को, पूरे वेट को उन कोवर्सिव चाइनीज़ डिप्लोमेसी के, कोवर्सिव मतलब फुल ऑफ कोवर्जन यानी कि फोर्स, इंटीमिडेट करने वाली चीज़ कहलाती है कोवर्सिव। तो ये ईयू देख चुका है कैसे इसका एक मेंबर फेस कर रहा है चाइना की इंटीमिडेट करने वाली, प्रेशराइज करने वाली, डराने वाली फॉरेन पॉलिसी को, है ना। कह रहा और ये कब हुआ, इवन एज वहीं, जबकि दूसरी तरफ जो ये ग्रुपिंग है ईयू, ये रखता है एक आई को अपने यहाँ गड़ाए हुए है इसके बहुत ही बड़े 828 बिलियन के एनुअल ट्रेड को जो करते हैं बीजिंग के साथ। तो समझे इनकी मजबूरी क्या है, मजबूर होकर के देख रहे हैं कैसे लिथुएनिया को चाइना बुली कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आंख वहाँ पे किस तरफ है, 828 बिलियन का ट्रेड होता है चाइना के साथ, कहीं ये बंद ना हो जाए लिथुएनिया के चक्कर में। तो ये है इनका धर्म संकट, कैसे इसको अब इनको देखना है कैसे इसको करेंगे, है ना। ईयू का के द आएगा, द ईयू आपका सब्जेक्ट है, हैज़ वॉज इसकी वर्ब है, वन ऑफ मेंबर्स सब्जेक्ट है, वर्ब होगी इसकी फेसिस, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सारों में से एक, तो ऑफ के बाद में अगर बहुत सारे होंगे प्लूरल नाउन होगा तभी वन ऑफ की स्ट्रक्चर बना सकोगे, और वन की वर्ब होगी हमेशा सिंगुलर, तो वर्ब आई है यहाँ पे फेसिस। कोवर्सिव मतलब फुल ऑफ कोवर्जन, फोर्स, इंटिमिडेशन, जो डराए धमकाए, फोर्स डाले, प्रेशर डाले, कोवर्सिव कहलाता है। ग्रुपिंग की वर्ब है कीप्स, कीप एन आई का मतलब है अपनी नज़र गड़ाना। सब्सटेंशियल मतलब बहुत बड़ा, कंसीडरेबल, साइजेबल। अच्छा, इवन एज बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ डिटेल में। जब दो चीज़ें एक साथ होती हैं ना और एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट में होती हैं, एक ही वक्त पे होती हैं, तब आप इवन एज को यूज़ करते हैं, है ना। इवन एज ही वॉज अ किड, ही वॉज अ जीनियस एट मैथमेटिक्स, यहाँ तक कि जबकि वो एक छोटा सा बच्चा था, किड था, वो एक जीनियस हुआ करता था। तो इवन एज दो चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट को बताता है, दोनों चीज़ें जब एक साथ हो रही हों लेकिन एक दूसरे की उल्टी हों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा द टेंशंस बिगेन लास्ट ईयर आफ्टर लिथुएनिया अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ अ ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। अब बता रहा है लिथुएनिया से गलती क्या होगी। कह रहा टेंशन शुरू हुई लास्ट ईयर, पिछले साल। कब, जब लिथुएनिया ने अनाउंस कर दिया सेटिंग अप को, इस्टेब्लिशमेंट को ताइवान के एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के। तो ताइवान का अपना एक ऑफिस बनने वाला था लिथुएनिया में, और लिथुएनिया ने बोला कि हाँ जी बनेगा, हम इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। यहीं से टेंशन शुरू हुई है। अब देखो हुआ क्या इसमें, सब्जेक्ट है आपका टेंशंस, वर्ब है इसकी बिगिन, लिथुएनिया की वर्ब है अनाउंस्ड, सेटअप करना, इस्टेब्लिश करना, फाउंड करना, लेआउट करना, है ना। किसी भी चीज़ को समझ गए ना, इस्टेब्लिश करना, किसी भी चीज़ की नींव रखना। लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, अपकमिंग ईयर, फॉलोइंग ईयर, ये अपकमिंग, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, इनके पहले कभी इन या ऑन को ना लगाएं। मान लो इन 2020 होता तो 2021, 2022 इससे पहले इन आ जाता, लेकिन लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, अपकमिंग, है ना, ये सब वर्ड्स, वर्ब्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है इन या ऑन की। चलिए आगे बढ़े। अब देखो इस ऑफिस में क्या दिक्कत क्या थी। कह रहा है सच ऑफिसेज आर हार्डली अनयूजुअल अक्रॉस यूरोप और इन मच ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है ऐसे ऑफिस जो हैं बहुत ही ना के बराबर ही अनयूजुअल हैं। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, तो ना के बराबर ही अनयूजुअल हैं, एबनॉर्मल हैं पूरे यूरोप में। हर जगह ये ऑफिस आपको मिलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इन ऑफिसेज में, और या फिर ज़्यादातर दुनिया में और इन मच ऑफ द वर्ल्ड। आया समझ में, ये ऑफिस दुनिया में हर जगह है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑफिस की वर्ब है आर। अगेन यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के आगे द नहीं लगाना, तो द यूरोप नहीं लिखा है ना, यूरोप बिना द के। अब दिक्कत क्या है अगर ये अनयूजुअल नहीं है तो। कह रहा है द डिफरेंस हाउएवर वॉज इन द नेमिंग। कह रहा है जो सारा फासला है, सारा डिफरेंस है, सारा जो फ़र्क है, हालांकि वो था इसकी नेमिंग में, इसके नामकरण में। डिफरेंस की वर्ब है वॉज। डिफरेंस मतलब समझ गए ना, फ़र्क। अब बताएगा क्या फ़र्क है भाई। कह रहा है द ऑफिसेज एल्सवेयर आर नॉट कॉल्ड ताइवानीज बट आर नेम्ड एज इन न्यू दिल्ली ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर्स because of one China policy followed by most countries including India that do not have formal diplomatic relations with Taiwan। दिक्कत ये है कि ये जो ऑफिस होते हैं एल्सवेयर, दूसरी जगहों पे, है ना, लिथुएनिया में जैसे बना है ना, तो दूसरी जगहों पे जो ऑफिस हैं एल्सवेयर हैं, वो नहीं कहलाए जाते हैं ताइवानीज। ये ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस नहीं कहलाए जाते हैं, बल्कि ये नेम किए जाते हैं। और कैसे, जैसा कि न्यू दिल्ली में है
ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर्स, ऐसा इनका नाम रखा जाता है। तो ताइवान नहीं, इनको ताइपेई बोलना पड़ता है ना। कह रहे क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ की वजह से वन चाइना पॉलिसी के जो फॉलोड बाय होती है मोस्ट कंट्रीज़ के द्वारा, ज़्यादातर दुनिया के देशों के द्वारा, जिसमें शामिल है इंडिया भी। और कह रहे ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है ताइवान के साथ। तो चाइना की एक दादागिरी है पूरी दुनिया के साथ, और दुनिया मानती भी है। आपको सुन के हैरानी होगी, चाइना बोलता है कि ताइवान तो हमारा पार्ट है, आज नहीं तो कल इसको हम कब्जा ही लेंगे, आप रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। हाँ, पर एक काम मैं आपको अभी करने से रोक देता हूँ। वो काम ये है कि ताइवान को आप ताइवान नहीं बुला सकते, आप इसको बुलाओगे ताइपेई। ताइपेई हमारी एक स्टेट है जो ताइवान ने कब्जा रखी है। आया समझ में? तो अगर आप ताइवान को ताइवान बोल देते हैं और आप एक कंट्री हैं, तो आपने चाइना से पंगा मोल ले लिया। ये है इसकी दादागिरी। तो ये लिथुआनिया गलती से कर बैठा। लिथुआनिया की मतलब उनकी मंशा नहीं थी, गलती से उन्होंने नाम रखा और ये इनकी पकड़ में आ गया चाइना वालों की। ऑफिस की वर्ब है आर नॉट कॉल्ड, दैट की वर्ब है डू नॉट हैव, दैट आया इंडिया के लिए। वो कंट्रीज़ जो कि फॉर्मल जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखती हैं ना, कंट्रीज़ के लिए आया। फॉलोड बाय एडजेक्टिव है वो चाइना पॉलिसी जो फॉलोड बाय होती है। बिकॉज ऑफ की 3 फॉर्म्स हैं। बिकॉज ऑफ को आप थैंक्स टू भी बोल सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ, थैंक्स टू या ऑन अकाउंट ऑफ एक ही बात है, इन तीनों का मतलब है की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्सवेयर आप जान गए ना, दूसरी जगहों पे। कह रहा लिथुआनिया हैज सेड द नेम डिड नॉट चेंज इट्स वन चाइना पॉलिसी, बट फॉर बेजिंग द मूव क्रॉस वन ऑफ इट्स मोस्ट सेंसिटिव लाइन्स। अब लिथुआनिया ने माफ़ी भी मांगी। लिथुआनिया ने कहा, हैज सेड कह चुका है कि जो नाम इसने रखा है ना, ये चेंज नहीं करता है इसकी वन चाइना पॉलिसी को। लिथुआनिया आज भी चाइना को फुल सपोर्ट देता है, ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता है। लिथुआनिया ने तो कह भी दिया, कह रहा लेकिन फिर भी बीजिंग के लिए, चाइना के लिए ये जो हरकत थी लिथुआनिया की, इसने क्रॉस कर दिया इसकी एक उस लक्ष्मण रेखा को, सेंसिटिव सी रेड लाइन को। रेड लाइन आप समझ गए, लक्ष्मण रेखा, सीमा रेखा, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। तो लिथुआनिया की वर्ब है हैज सेड, नेम की वर्ब है डिड नॉट चेंज, मूव की वर्ब है क्रॉस्ड। आगे क्या हुआ? कह रहा द ओपनिंग ऑफ द न्यू ऑफिस या द ऑफिस followed a number of developments that strained relations after the election of a coalition government. That has underlined the importance of democratic values in foreign policy of the former Soviet Republic that declared independence as well as pushed closer ties with Washington. अब इसके बाद और भी कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे चाइना और आग बबूला हो गया लिथुआनिया के साथ। क्या हुआ भाई कि जो ऑफिस के खुलने का काम है ना, इसने फॉलो किया। ये पीछे पीछे इसके कई चीज़ें और आई। अब क्या फॉलो किया इसको फॉलो किया कई सारी नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स ने, कई सारी नई घटनाक्रम ने। कह रहा है जिन्होंने स्ट्रेन कर दिया है, जिन्होंने तनाव में ला दिया है, स्ट्रेस में ला दिया है, टेंशन में ला दिया है दोनों के रिश्तों को, आपसी, चाइना और लिथुआनिया के। और ये कब हुआ? ये सब हुआ इलेक्शन के एक गठबंधन की सरकार के, कोलिशन गवर्नमेंट के। कहाँ पे? लिथुआनिया में। और कौन सी कोलिशन गवर्नमेंट है, कौन सी गठबंधन सरकार है? कह रहे जिसने अंडरलाइन किया है, जिसने इम्फोसाइज किया है, जिसने हाईलाइट किया है, जोर डाला है इंपॉर्टेंस पे, सेलियंस पे, महत्वपूर्णता पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मतलब वो नियम, वो कायदे जो डेमोक्रेसी में होने चाहिए। और ये वैल्यूज़ कहाँ पे कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी में हो, फॉर्मर सोवियत यूनियन रिपब्लिक के फॉरेन पॉलिसी में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हों, ताइवान को भी बराबर इज्जत मिले चाइना की जितनी। ऐसी एक कोलिशन गवर्नमेंट लिथुआनिया में आके बैठी है। अब ये किसका है? ये फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक की बात कर रहा है, यानी कि लिथुआनिया की बात कर रहा है, जो सोवियत रिपब्लिक का पार्ट था, फॉर्मर पार्ट था, है ना, यूएसएसआर का, जिसने अपनी आज़ादी को डिक्लेयर भी कर दिया 1991 में, साथ ही साथ धक्का भी मारा, पुश भी किया, और करीबी रिश्तों को वॉशिंगटन के साथ। आया समझ में? थोड़ा लंबा लिखा हुआ सेंटेंस है, जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। अगर आप वर्ड फॉर वर्ड पढ़ रहे हो तो बड़ा ईजी है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो ऑफिस तो खुल गया, कह रहा है लेकिन इसके बाद कुछ और काम भी हुए। इस ऑफिस के पीछे पीछे सारे घटनाक्रम ने, डेवलपमेंट ने फॉलो किया। क्या क्या फॉलो किया भाई? सबसे पहली चीज़ फॉलो करती हुई आई दोनों के आपसी रिश्तों को स्ट्रेन करने वाला एक इलेक्शन कोलिशन गवर्नमेंट का। ये कोलिशन गवर्नमेंट ऐसी है जिसने बोला गठबंधन की सरकार है, इसने आते ही क्या बोला, ये चाइना होता कौन है हमें धमकाने वाला, हम तो अंडरलाइन करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी हमारी डेमोक्रेटिक होगी, बिल्कुल हम हर कंट्री को बराबरी सपोर्ट करेंगे, सबसे कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट जब आई तो चाइना और जो है आग बबूला हो गया। और ये कोलिशन गवर्नमेंट कहाँ आई है? इस लिथुआनिया में, जो कि अब बन चुका है फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, यूएसएसआर का पुराना पार्ट, जिसने आज़ादी भी ले ली थी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक ने 92-91 में यूएसएसआर के टूटने के बाद, साथ के साथ वाशिंगटन से, अमेरिका से अपने करीबी रिश्ते भी बना लिए हैं। अब बना सेंटेंस ना पूरा।
ओपनिंग की वर्ब है फॉलोड, डेवलपमेंट्स का मतलब है घटनाक्रम, दैट की वर्ब है स्ट्रेंट, दैट आया डेवलपमेंट्स के लिए। कोलिशन गवर्नमेंट आप जानते हैं मिली जुली सरकार होती है, थोड़े से तेरे थोड़े से मेरे, है ना, गठबंधन सरकार। गवर्नमेंट के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन आया है, सिंगुलर एंटीसीडेंट है, दैट की वर्ब भी सिंगुलर है, हैज़ अंडरलाइंड। अंडरलाइन, अंडरस्कोर, हाईलाइट, इम्फोसाइज, टू पुट अंडरलाइट, है ना, किसी चीज़ पे प्रकाश डालना। दैट की वर्ब डिक्लेयर्ड, दैट आया सोवियत रिपब्लिक के लिए, लिथुआनिया के लिए। यहाँ पे विच आना चाहिए था अगर लिथुआनिया का नाम लिखा होता, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक लिथुआनिया, अगर ऐसा लिख देते तो दैट की जगह पे विच लगाते, क्योंकि प्रॉपर नाउन आपके सामने खड़ा होता। दैट की दूसरी वर्ब है पुश्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है इफ द रेस्ट ऑफ यूरोप इज अनलाइकली टू सिमिलरली टेस्ट बीजिंग्स ताइवान रेड लाइन्स, what has alarmed the EU is the forcefulness of China's response, which has ranged from downgrading ties, recalling its ambassador, and effective trade blockage, and especially the moves to pressure European countries to stop sourcing from Lithuania, should they wish to continue exporting to China. अब देखो चाइना ने कैसे फंसा दिया है सबको, है ना, लिथुआनिया के चक्कर में कैसे मजबूर किया पूरी दुनिया को। कह रहे अगर बाकी बचा हुआ यूरोप है, लिथुआनिया को छोड़ दें, बाकी जो बच गया, कह रहे वो अनलाइकली भी हो, वो काफ़ी असंभावित भी हो, इम्पॉसिबल भी हो, इसी तरीके से टेस्ट करने वाला बीजिंग की ताइवान नाम की इस कंट्री को लेकर के जो रेड लाइन्स है, जो लक्ष्मण रेखा या सीमा रेखा है, तो हो सकता है बाकी के यूरोप को इतना झेलना ना पड़े जितना लिथुआनिया को झेलना पड़ रहा है। यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, है ना, जर्मनी है, फ्रांस है। कह रहा हो सकता हो भी हो ऐसा। कह रहा जिस चीज़ ने अलार्म कर दिया ना ईयू को, जिस चीज़ ने परेशान कर दिया ईयू को, जिस चीज़ की वजह से ईयू के कान खड़े हो गए हैं, अलार्म कर दिया है, वो है ये जो फोर्सफुलनेस है, जो ये जो बहुत सारा जोर वाला है ना, झटका है जो चाइना के रिस्पॉन्स का। कह रहा है जो रेंज फ्रॉम करता है कहाँ से कहाँ तक है, जिसकी रेंज क्या है इस झटके की, डाउनग्रेड करना टाइज को, लिथुआनिया के साथ में अपने रिश्तों को डाउनग्रेड करना, क्लोज टू जीरो कर देना ना, ख़त्म कर देना, रिकॉल कर लेना, वापस बुला लेना अपने एम्बेसडर को, ट्रेड ब्लॉकेड लगाना इफेक्टिवली, लिथुआनिया किसी से ट्रेड ना कर पाए ऐसा ब्लॉकेड लगा दिया। और ख़ास करके वो जो मूव्स हैं जो प्रेशर करने वाली है यूरोपियन कंट्रीज़ को कि वो स्टॉप कर दें सोर्स करना लिथुआनिया से, माल मंगाना लिथुआनिया से। जब कोई चीज़ आप सोर्स करते हो तो आप वहाँ से उस चीज़ को मंगाते हो, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप लिथुआनिया से कुछ मत मंगाओ, लिथुआनिया के एक्सपोर्ट जो है जीरो हो जाएं। कह रहा है और क्यों, अगर वो विश करते हैं, शुड दे विश, कि वो कंटिन्यू करें, जारी रखें चाइना को एक्सपोर्ट करना। आया समझ में। तो पूरा ईयू जो है वो इस चीज़ से परेशान है कि आज लिथुआनिया के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो जाएगा, किसी और कंट्री के साथ भी हो जाएगा। चाइना जो है हो सकता है हमें इतना परेशान ना करे, लेकिन ये जो काम लिथुआनिया के साथ इसने किए हैं उसका व्यापार ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, ये किसी के साथ भी कर सकता है। यूरोप की वर्ब है इज़, वट की वर्ब है हैज़ अलार्म्ड। वट से बनना वाला क्लोज अपनी खुद की वर्ब लेता है, तो वट हैज़ अलार्म्ड द ईयू इस पूरे क्लोज की वर्ब है इज़, है ना। वर्ड से बनने वाले, हाउ से बनने वाले क्लोज अपनी वर्ब भी ले सकते हैं अगर उनको सब्जेक्ट बनाया जाए। विच की वर्ब है रेंज, विच आया चाइना के रिस्पॉन्स के लिए। रिकॉलिंग, है ना, रिकॉल करना मतलब बुला लेना। डाउनग्रेड करना मतलब नीचे लाना, डाउनग्रेड करना एक ग्रेड एक दर्जा नीचे लाना। सोर्स फ्रॉम करना मतलब माल मंगाना, इंपोर्ट करना। अच्छा अब ये लास्ट में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, अपने आप से मुझे पूछ के बताओ क्या इस स्ट्रक्चर को आप समझ पा रहे हो। शुड दे विश टू कंटिन्यू एक्सपोर्टिंग टू चाइना, क्या ये स्ट्रक्चर देख के आपके दिमाग में पल्ले में बैठ रही है। चलो अब ये स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं कैसे बनी है। अगर कंडीशनल पढ़ चुके हो बेसिक्स में तो कंडीशनल की दो फॉर्म्स भी होती हैं अलग अलग, फर्स्ट कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल की खास करके। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अगर टीम अच्छा मैच खेले, इफ़ द टीम प्लेज वेल, तो हम मैच जीत जाएंगे। थर्ड कंडीशनल क्या होता है, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता, अगर टीम ने अच्छा मैच खेला होता तो हम जीत गए होते। ये फर्स्ट और ये थर्ड कंडीशनल बेसिक्स आप ऑलरेडी जानते हो। अब ये जो फर्स्ट और थर्ड आप देख रहे हो ना, ये इनकी रेगुलर फॉर्म्स मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। इनकी इर्रेगुलर फॉर्म्स भी होती हैं जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। पहले फर्स्ट कंडीशनल की बनाऊंगा। अगर इसमें से इफ़ को निकाल दें, इसको मैं यहीं का यहीं रख रहा हूँ नीचे कॉपी करके, आपको क्या करना है, इफ़ को यहाँ से निकाल देना है, ठीक है, और इफ़ की जगह लगा देना है शुड। क्या करना है, इफ़ को निकाल के यहाँ पे लगा देना है शुड। लेकिन ध्यान क्या देना है, जो वर्ब रखी है
पहले टीम के हिसाब से आ रही थी, अब वो वर्ब आएगी इस शुड नाम की हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। शुड अपने साथ में हमेशा बेस फॉर्म लेता है, तो प्लेज नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्ले वेल। बस यही है फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म। यहाँ पे तो टीम के हिसाब से प्रेजेंट डेफिनिट टेंस था तो प्लेज आ गया, लेकिन यहाँ पे शुड नाम की मॉडल वर्ब आ चुकी है इफ़ की जगह पे, और इसने अपना असर दिखाया, और कैसे, अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को लेकर के। तो इस तरीके से फर्स्ट की ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनाओगे। थर्ड की भी बना सकते हो, बहुत आसान है। इस पूरे को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ ऐसे, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो इस इफ़ को जो रखा हुआ है शुरू में यहाँ से निकाल दो, और ये जो हेड आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो हेड आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको शुरू में ले आओ, ठीक है, शुरू में ले आओ। बाकी सबका सब वैसा के ही वैसा रहेगा। हैड द टीम प्लेड वेल, यहाँ पे V3 ही आने वाली है, हेल्पिंग वर्ब अभी भी हैड है, वी शुड हैव या वी वुड हैव वन। इसमें गलती थर्ड में लोग ये करते हैं, हैड द टीम हैड प्लेड वेल ऐसा दिखाते हैं, 2 बार हैड मत लगाया ना। शुरू में हैड आया, वो इफ़ की जगह आया, लेकिन हैड का काम कर रहा है। हैड द टीम प्लेड वेल ठीक है अपने आप में। तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म सर यहाँ लगी हुई है फर्स्ट वाली, शुड दे विश, इसको बोलेंगे आप इफ़ दे विश, है ना। शुड को निकाल के इफ़ लगा दो, दे विश ऐसा लिख सकते हो। चलो, पूरी स्ट्रक्चर दिमाग में बैठनी चाहिए आपके, क्यों, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है ना। कह रहा है चाइनाज रिस्पॉन्स सजेस्ट एन अटेम्प्ट टू एज चाइनीज स्ट्रेटजीज लाइक टू से किल द चिकन टू स्केयर द मंकीज एंड इंश्योर अदर कंट्रीज डू नॉट कंटेम्पलेट अ सिमिलर मूव। अब चाइना ने सब किया क्यों, इतना करने की क्या ज़रूरत थी। कह रहा है चाइना का जो रिस्पॉन्स है वो सजेस्ट करता है एक अटेम्प्ट को, एक कोशिश को, और किस काम को करने की भाई, किल द चिकन करने की, स्केयर करने के लिए मंकी को। मंकी के सामने चिकन को मार दो, मंकी के सामने छोटे से मुर्गे को मार दो, तो मंकी को लगेगा मेरा नंबर है, आया समझ में। तो ये अटेम्प्ट है टू किल द चिकन टू स्केयर द मंकी। अब ये बीच में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है जैसा कि एज चाइना के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो लाइक भी करते हैं कहना से करना इस चीज़ को। चाइना के जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हैं चाइना में, वो इस कहावत को बड़ा यूज़ भी करते हैं, जैसा वो कहते हैं वही अटेम्प्ट ये चाइना एक्चुअल में कर भी रहा है। तो बीच में जो क्लोज बताया आपको एज से, इसने एज लगा के, है ना। अच्छा, दूसरा काम क्या है, एक तो ये काम डराने धमकाने वाला, दूसरा इंश्योर करने वाला कि दूसरी कंट्रीज़ कंटेम्पलेट ना करें, कंसीडर ना करें, सोचें भी ना इस तरह की किसी मूव को कभी भी फ्यूचर में। तो बस चाइना यही चाहता है कि लिथुएनिया का बना दूं एग्जाम्पल, लिथुएनिया भी सबक ले ले और दुनिया बाकी की जो देखे वो भी सबक इस चीज़ से ले ले। रिस्पॉन्स की वर्ब है सजेस्ट, चाइनीज स्ट्रेटेजीज की वर्ब है लाइक, एज के बाद में कंजंक्शन आई हुई है, मतलब एज कंजंक्शन का काम कर रहा है, बाद में क्लोज आया हुआ है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब ना होते एज के बाद, तो हमें एज की जगह पे लाइक यूज़ करना पड़ता है ना। एज वर्सेस लाइक का मीनिंग आप जानते हो। कंट्रीज़ की वर्ब है डू नॉट कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का मतलब होता है कंसीडर करना, किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार करना। चलिए, कह बियॉन्ड द लिथुएनिया चाइना टेंशंस ऑफ पर्टिकुलर सैलियंस टू इंडिया इज हाउ द EU एज अ मेजर पावर विल टेक फॉरवर्ड टाइज विद चाइना एज इट सिमिलरली वेज स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन अगेंस्ट अ बूमिंग ट्रेडिंग रिलेशनशिप। अब बता रहा है भारत के लिए क्या सबक है। कह रहा है इन टेंशंस के पार, बियॉन्ड लिथुएनिया चाइना टेंशंस, इनको हटा दो, इनके पार। कह रहे जो चीज़ है पर्टिकुलर सैलियंस की, खास इंपॉर्टेंस की, और किसके लिए, इंडिया के लिए। कह रहा इज़ वो है कैसे EU जो एक मेजर पावर है वो टेक करेगा फॉरवर्ड, ले जाएगा आगे रिश्तों को चाइना के साथ। कह रहे जैसे कि या क्योंकि ये जो है ना इंडिया, ये भी इसी तरीके से वे कर रहा है, तोल रहा है अपनी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन को, अपनी रणनीतिक सोच को, और किसके खिलाफ, चाइना से बढ़ते हुए, बूम करते हुए ट्रेडिंग रिलेशनशिप के खिलाफ। तो यही सबक मिलेगा इंडिया को इस पूरे मामले से। जैसे EU बिहेव करे वहाँ से इंडिया सबक ले सकता है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन खुले हुए हैं। हमारा भी तो बहुत सारा ट्रेड है चाइना के साथ, हम भी चाहते हैं कि ट्रेड खत्म हो, वो कैसे भी करके स्ट्रेटेजिक इकॉनमी को इस्टेब्लिश करें। अब ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर थोड़ी अजीब है, ध्यान से समझना। EU की वर्ब है विल टेक, इट की वर्ब है वेज, इतना तो आप समझिए। इट आया है इंडिया के लिए एज इट यानी कि इंडिया, वे का मतलब होता है तोलना। स्ट्रक्चर ऐसे बनी है, ये जो हाउ EU अ मेजर पावर विल टेक स्ट्रेटेजिक टाइज विद चाइना, ये पूरा क्लोज जो है ना, मैंने बताया ना व्हाट से, हाउ से, व्हेन से बनने वाले क्लोज सब्जेक्ट बन जाते हैं। ये पूरी चीज़ जो है ना, ये पूरी चीज़ इसकी वर्ब है इज। क्लोज हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, नाउन क्लोज हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, यहाँ पे हमने इज लिया। कैसे ये काम करता है EU, अपने रिश्तों को आगे ले जाता है, ये चीज़ इज है ऑफ पर्टिकुलर सैलियंस टू इंडिया।
तो ये सेंटेंस को लिखने का इसने एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म निकाल लिया। ये चाहता तो सीधे सीधे भी लिख सकता था, लेकिन इसने थोड़ा घुमा करके लिखा है अपनी राइटिंग स्किल्स को आपके सामने रखने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि आपको थोड़ा और अभी सीखने की ज़रूरत है ना। इस तरीके से राइटर्स करते हैं। सीधे सीधे लिखता मैं लिखता हाउ द EU एज ए मेजर पावर विल टेक फॉरवर्ड टाइज विद चाइना इज ऑफ पर्टिकुलर सेलियंस टू इंडिया। ऐसे मैं लिखता अगर सीधा सीधा चाहता। चलिए आगे बढ़े। कंसिडरेशन मतलब आपके ख्याल, आपकी सोच, ओपिनियन, सोच विचार। कह रहा है चाइनाज यूज ऑफ ट्रेड एज लेवरेज एंड अ मेथड ऑफ कोercion which stands in stark contrast to its declaration in October on the 50th anniversary of its UN membership that it eschews power politics and hegemony is another matter of concern। अब कह रहा है चाइना का एक दोगलापन भी है। क्या है भाई? चाइना का जो इस्तेमाल है ट्रेड को, चाइना का जो इस्तेमाल है व्यापार का, और कैसे एक लेवरेज के तौर पे, इन्फ्लुएंस के तौर पे, एडवांटेज के तौर पे व्यापार को दिखा करके व्यापार की छुरी सब जगह चाइना घुमाता है, और कैसे एक मेथड के तौर पे जो है कोर्जन का, प्रेशर डालने का, फोर्स डालने का। कह रहे जो कि ये जो पूरा यूज़ है जो कि स्टैंड करता है स्टार्क कंट्रास्ट में, बिल्कुल उल्टा है, प्लेनली एकदम साफ साफ बिल्कुल उल्टा है इसके उस दावे के, डिक्लेरेशन के जो इसने अक्टूबर में किया पिछले साल 50वीं सालगिरह पे, एनिवर्सरी पे इसकी यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबरशिप को। और डिक्लेरेशन ये थी कि ये इश्यू करता है, ये शन अवे करता है, ये स्टे अवे फ्रॉम करता है, अवॉइड करता है पावर पॉलिटिक्स को और हेजिमनी को, ऐसी पॉलिटिक्स को जो पावर से चलती है या लीडरशिप से चलती है, डोमिनेशन से चलती है। तो कह रहा है ये चाइना का जो इस्तेमाल है ना इस तरह का, जिसको ये ओपनली कहता है कि मैं नहीं करता हूँ, है ना, दोगलेपन से कहता है कि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन करता तो है। कह रहा है ये दूसरा मैटर ऑफ कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए। चाइना की बातों पे मत जाना, ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है। वहाँ पे बोला व्यापार का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन अब व्यापार का इस्तेमाल करके लिथुआनिया को धमका रहा है। चाइना के यूज़ की वर्ब है इज़, विच की वर्ब है स्टैंड्स, विच आया डिक्लेरेशन के लिए, सॉरी यूज़ ऑफ ट्रेड के लिए, है ना। इट की वर्ब है इश्यूज, इट आया चाइना के लिए। इश्यू का मतलब है दूर रहना, स्टे अवे फ्रॉम करना, अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना। स्टार का आप जानते हैं प्लेन एंड ग्लूमी, है ना। हेजेमनी मतलब लीडरशिप, डोमिनेशन, आपका दबदबा। कह रहा लिथुआनिया इज एन एक्सेप्शन इन हैविंग बोथ अ ट्रेड सरप्लस विद चाइना एंड नो प्रेसिंग नीड टू एक्सेस द चाइना मार्केट। कह रहा लिथुआनिया अपने आप में एक एक्सेप्शन है, एक स्पेशल केस है दो चीज़ों में। पहली चीज़ तो पहला तो इसका ट्रेड सरप्लस था विद चाइना, चाइना के साथ। लिथुआनिया एक ऐसा देश है जिससे चाइना इंपोर्ट ज़्यादा करता था और एक्सपोर्ट इसको कम करता था। और दूसरा इसकी कोई प्रेसिंग नीड नहीं है, कोई इमरजेंसी नीड नहीं है कि ये चाइना की मार्केट का एक्सेस पाए। लिथुआनिया एक ऐसा देश है जिसका काम चाइना के बराबर बिना बड़े अच्छे से चल जाता है, कोई डिपेंडेंस नहीं है इसकी चाइना के ऊपर। कह रहा है ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है ना। लिथुआनिया की वर्ब है इज, एक्सेप्शन मतलब स्पेशल केस, प्रेसिंग मतलब बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही इमरजेंट। कह रहा है हाउ द EU assesses the benefits and cost of taking on China on a core concern, the Taiwan issue, will be closely watched in New Delhi as it continues to recalibrate its own modus vivendi with China। अब कह रहे इंडिया के लिए यही सबक है, कैसे यूरोपियन यूनियन असेस करेगा, इवेल्युएट करेगा, है ना, जायजा करेगा बेनिफिट ऑफ कोस्ट का टेक ऑन करने को चाइना के ऊपर और चाइना के कोर कंसर्न के ऊपर। देखो टेक ऑन करना मतलब किसी चीज़ पे हमला बोलना, किसी चीज़ से डील विद करना, है ना। चाइना का कोर कंसर्न मतलब चाइना का सबसे बड़ा चिंता, सबसे बड़ा मुद्दा जो कि है चाइना, जो है ताइवान का इश्यू। तो कैसे EU असेस करेगा फ़ायदे और नुकसान को चाइना से पंगा लेने के ताइवान इशू पे। कहने का मतलब ये कह रहे ये जो पूरी चीज़ है ना, ये हाउ वाला जो क्लोज है इसकी वो पे विल बी क्लोजली वॉच्ड। इसको पैसिव वॉइस में बहुत नज़दीकी से वॉच किया जाएगा नई दिल्ली में, भारत में। कह रहे क्योंकि इंडिया अभी भी जारी है रीकैलिब्रेट करना, रीएडजस्ट करना, फाइन ट्यून करना अपनी खुद की मॉडस विवेंडी को चाइना के साथ। मॉडस विवेंडी का मतलब होता है एक स्पेशल लाइफस्टाइल। जब आपका किसी से झगड़ा हो जाए, फाइनल सेटलमेंट अभी बाकी हो, लेकिन अब उसको मार तो नहीं सकते या मर तो नहीं सकते, तो सेटलमेंट होने तक आप जैसे उसको ट्रीट करेंगे जिस लाइफस्टाइल से, वो आपका मॉडस विवेंडी है। तो इंडिया और चाइना अपना अपना मॉडस विवेंडी बना के बैठे हैं कि चलो एक दूसरे को ओपनली गाली नहीं देना है, जो काम होगा बॉर्डर पे ही होगा, जो बातचीत होगी वहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से मॉडस विवेंडी इंडिया आज भी चाइना के साथ रिकैलिब्रेट कर रहा है, हर रोज़ अपनी मॉडस विवेंडी में थोड़े एडजस्टमेंट या चेंजेस लेके आता है कैलिब्रेशन करके। तो ये बड़ा क्लोजली देखेगा इंडिया कि यूरोपियन यूनियन कैसे करता है, हम भी सबक ले पाएँ। EU की वर्ब है असेसिस, असेस का मतलब वैल्यूएट, अप्रेज, जायजा लेना। इस पूरे क्लोज की वर्ब है विल बी क्लोजली वॉच्ड। कैसे EU करेगा ये देखा जाएगा, है ना। ये पूरे की वर्ब ये। इट इंडिया के लिए इसकी वर्ब है कंटिन्यूस,
चलिए, रिकैलिब्रेट, रीएडजस्ट, फाइन ट्यून, किसी चीज़ में धीमे धीमे एडजस्टमेंट्स लाना। आज का आर्टिकल थोड़ा आपको मुश्किल लगा होगा क्योंकि नए नए वर्ड्स आए हैं, बहुत सारे क्लोज वाले फ्रेज आए हैं ना, क्लोज वाले सेंटेंसेज हैं, पर अब मेरे ख्याल से ईजी बन गई होंगी चीज़ें। 60-70% अगर ऐसे आर्टिकल आपको समझ में आ जाते हैं तो ये मतलब ठीक होता है अपने आप में, है ना। आपके एग्ज़ाम का इतना लेवल नहीं होता, खास करके पीओ अगर छोड़ दें मेंस को, तो ऐसे इस टाइप के आपको आर्टिकल किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में जनरली देखने को नहीं मिलते। आ जाओ, 5 क्वेश्चंस हैं। आर्टिकल मुश्किल था, क्वेश्चंस ईजी हैं। हिंट दे देता हूँ छोटी मोटी। एक स्टूडेंट बोल रहा था सर हिंट मत दिया करो, तो यहीं पे वीडियो को पॉज कर दो, अब अपने आप से इसके आंसर निकाल लो। हिंट आसान है, पहले में आपको चेक करना है कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन द लेती है और कौन सी नहीं लेती, देख करके अपने आप लगा के यहाँ पे बता दोगे आप। सेकंड में आपको बताना है कि सेकंड कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल या थर्ड कंडीशनल, अगर इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म लगाई हो तो वर्ब किस हिसाब से लगती है, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये वन वर्ड है, हेजेमनी, हेजेमॉन, सेलियंस या सॉलिडरिटी, चारों में से किसका मतलब होता है डोमिनेशन या लीडरशिप। हेजेमॉन और हेजेमनी के बीच का डिफरेंस कर लेना, अभी समझाया था, है ना। एक लीडर होता है, एक लीडरशिप होती है, तो लीडरशिप वाला मीनिंग हमें देना है, ना कि लीडर वाला। लास्ट आपको 2 एरर्स मिलेंगी इसमें। अगेन ज्योग्राफिकल लोकेशन चेक करना है आपको, द लेती हैं या नहीं लेती हैं, किस टाइप की हैं, और साथ में आपको चेक करना है थर्ड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म को, क्या मैंने सही लगाई है या नहीं लगाई है। मुलाकात होगी कल की वीडियो में, कल के सेशन में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, सुबह शाम में आपको रिप्लाई कर देंगे। आजकल थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल, है ना, थोड़ा सा रिप्लाई नहीं मिलता, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो, है ना, 4-6 घंटे का। अंटिल देन, साइनिंग आउट।